ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके हाजिर हो गया हूं आपकी जिंदगी में, और एक और कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और आज मैं आपको सुना रहा हूं 1974 की कहानी, 1974 का साल। अब उस साल आप कहां थे सोचिएगा इसके बारे में। अगर आपका जन्म हो चुका था, हो सकता है 1974 में आपका बर्थ हो। और आइए जरा उस एरा में, उस साल में आपको लिए चलूंगा। 1974 एक कॉमन ईयर था। मंगलवार के दिन इस साल की शुरुआत हुई थी और दुनिया भर में बड़ा जबरदस्त जश्न उस साल मनाया गया था एक और नए साल के लिए। हालांकि ये साल बहुत सारी कठिनाइयां लेके भी आया था, लेकिन हम इंसान है ना, कठिनाइयों से हम निकल लेते हैं। वक्त जो है वो निकल जाता है। 1974 में भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी 24 अगस्त तक, और उसके बाद बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। और 1974 में भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंग्लैंड की गद्दी पे क्वीन एलिजाबेथ II विराजमान थी। ऑस्ट्रेलिया, जहां से आपके लिए प्रोग्राम में आपके लिए कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल थे सर पॉल हैस्लक। और उसके बाद 11 जुलाई के बाद बने थे सर जॉन कैर। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 1975 में थे गॉफ व्हिटलम। 1974 अगर दुनिया भर में पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3.988 बिलियन, यानी कि लगभग 4 बिलियन के आसपास वर्ल्ड का पॉपुलेशन था। भारत की जनता थी 608 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट में 213 मिलियन लोग रहा करते थे। और चाइना में 900.4 मिलियन, लगभग 1 बिलियन के आसपास 1974 में चाइना की पॉपुलेशन भी हो गई थी। दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम है, दुनिया भर की खूब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारी पृष्ठभूमि रहती है हिंदी फिल्में और हिंदी फिल्मों के गाने। उस साल भारत में, या यूं कहिए बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 100 फिल्में बनी थी, 100 फिल्म बनी थी लगभग, विकिपीडिया के अनुसार। हो सकता है कुछ फिल्म एक दो ऊपर नीचे हो, लेकिन 100 का बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है। और जनाब, ये जो फिल्में हैं बड़ी कमाल की फिल्में हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। 1974 का अगर हम एक नजर दौड़ाते हैं इन सारी फिल्मों पे, लोग बाग क्या देखना पसंद करते थे, तो जो फिल्में हैं बड़ी रिश्तों से और बड़ी हकीकत से जुड़ी हुई फिल्में हैं। स्पेशली जो टॉप की 4-5 फिल्में हैं जो लोगों ने बड़ी पसंद की, शायद उस साल ये लोग बाग देखना चाहते थे। सबसे ज्यादा उस साल बॉक्स ऑफिस पे जिस फिल्म को पसंद किया था, फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। ये बुनियादी हमारी जरूरतें हैं, और इस पर मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी। मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट। और ये थी उस साल सबसे बड़ी फिल्म। दूसरे नंबर पर जो फिल्म थी वो फिल्म थी चोर मचाए शोर, शशि कपूर, मुमताज और असरानी। तीसरे नंबर पर दोस्ती, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा। चौथे नंबर पर प्रेम नगर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी। 5वें नंबर पर विदाई, जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर इस फिल्म की स्टार कास्ट। 6ठे नंबर पर अमीर गरीब, देवानंद, हेमा मालिनी। 7वें नंबर पर रोटी, राजेश खन्ना, मुमताज। 8वें नंबर पर पत्थर और पायल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना। 9वें नंबर पर आपकी कसम, राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। और 10वें नंबर पर थी फिल्म हाथ की सफाई, हेमा मालिनी और रणधीर कपूर। अच्छा, हेमा जी की काफी सारी फिल्में हैं। टॉप 10 में अगर हम देखते हैं, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना और मनोज कुमार साहब की फिल्म उस साल बहुत पसंद की गई थी। दोस्तों, 1974 के साल में आपको लिए चलता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, ये वो साल है जब मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। 1974 में शिमला जो है वो अपने 7 पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। शिमला में मेरा जन्म हुआ है, वहां पे 7 पहाड़ियां हैं, और 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम है समर हिल्स। अब अंग्रेजों का बसाया हुआ वो शहर है, तो वहां के नाम भी अंग्रेजी है। और समर हिल के नजदीक ही छोटा सा गांव है चैली, जहां पे मेरा जन्म हुआ। और वहीं पे गांव का अपना प्राइमरी स्कूल था, जहां पे चड्डी पहन के कभी कभी नंगे पांव भी हम स्कूल जाया करते थे। 1974 दोस्तों, उस साल के जो गाने हैं वो मेरे जहन में ऐसे बसे हुए हैं
क्योंकि जब आप छोटे होते हैं, उस जमाने में रेडियो हुआ करता था, आकाशवाणी शिमला से गाने चलते थे, और पहाड़ों में दूर दूर घर होते हैं तो लोग अपने घरों पे रेडियो जो है वो बाहर निकाल के रखते हैं और पूरा जोर से वो रेडियो बजता है, आसपास वो काम धाम करते हैं और दूर दूर तक आवाजें गूंजती है। तो खैर उस जमाने में समझ तो हमें इतनी नहीं थी, लेकिन वो जो गाने उस जमाने के बजते थे हमारे मन में बसे हुए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े भले लगते हैं। बहुत सारे मेरे फेवरेट गाने 1974 के हैं। और आज दोस्तों जो गाने मैं आपको सुनाऊंगा, अब 1974 में बहुत ही जबरदस्त गाने हैं, आपकी कसम के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक है। तो कुछ एक चुने हुए गीत आज मैं आपको सुनाऊंगा जो मेरे बचपन के हैं। दूर हो तो
कुछ गिला हो तो गले हमको लगाओगे ना सनम। टूट ना जाए कभी ये प्यार की कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दो बहुत ही लेजेंडरी आवाजें, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा गाना और आर.डी. बर्मन का संगीत। 1974 का एक बहुत ही मशहूर गाना। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे गीत सुनाऊंगा जो मेरे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और दोस्तों, कहानी है 1974 की। अगर आपका जन्म 1974 में हुआ तो आपको मैं बताए चलूं कि आप अपना बर्थ ईयर शेयर करते हैं। फरदीन खान एक्टर है, ऋतिक रोशन जाने माने एक्टर, चेतन भगत ये नॉवलिस्ट है, बड़ी जबरदस्त ये किताबें लिखते हैं, महेश भूपति बहुत ही कमाल के टेनिस प्लेयर, करिश्मा कपूर जानी मानी एक्ट्रेस, अरविंद अडिगा ये भी एक बहुत ही कमाल के राइटर है और 2008 में इनको बुकर प्राइज भी मिला था। वीवीएस लक्ष्मण जाने माने क्रिकेटर, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत ही कमाल के क्रिकेटर, विक्टोरिया बेकम एक बहुत ही जानी मानी ये सिंगर है, स्पाइस गर्ल्स करके एक बैंड हुआ करता था, उनके साथ वो गाती थी। तो ये कुछ एक नाम है जो 1974 में जिनका जन्म हुआ है। 1974 बड़ा जोरों शोरों से इस साल का स्वागत तो किया गया था, लेकिन बड़ी कठिनाइयों का ये साल रहा था। दुनिया भर में लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि रिसेशन बड़ा जबरदस्त बढ़ गया था। उस साल इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। यूनाइटेड स्टेट में 11.3%, यूके में 17.2%। सो ग्लोबल लेवल पे बड़ा ये एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो लोगों को उस साल बड़ी परेशानियां हुई थी। और उस साल दो बड़ी जबरदस्त कमाल की डिस्कवरी भी हुई थी। अब धीरे धीरे हमें ये ज्ञान होना शुरू हुआ था कि हम कहाँ से आए हैं, कितने सालों पहले हमारे बुजुर्ग रहा करते होंगे। एक बड़ा जाना माना फेमस स्केलेटन है लूसी, इस स्केलेटन को नाम दिया गया था। इथियोपिया में ये 1974 में डिस्कवर हुआ था और ये एक अनुमान लगाया गया था कि ये स्केलेटन या यूं कहिए इंसान इस जगह पे 3.9 मिलियन ईयर्स अगो, इतने सालों पहले यहां पे इंसान रहा करते थे। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा जाना माना मंगो करके एक लेक है, मंगो लेक, जो कि न्यू साउथ वेल्स में ही है। वहां पे भी एक मेल स्केलेटन मिला था और उसे मंगो मैन कहा जाता है। और एक अनुमान था कि ये भी लगभग 40,000 पहले यहां पे लोग बाग रहते थे। हालांकि जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया है, हमारा इतिहास लगभग 200-250 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पे जो नेटिव हमारे ऑस्ट्रेलियन है तो 40,000 पुराना ये एक मंगो मैन का स्केलेटन भी मिला था। अच्छा दोस्तों, आइए जरा थोड़ा सा फिल्मी हुआ जाए, कुछ फिल्मी बातें भी आपके साथ की जाए। उस साल की जो सबसे बड़ी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है दोस्तों रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी थी, उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और वही इस फिल्म के लीड एक्टर थे। उनके साथ साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट। 1974 का ये साल था जब धीरे धीरे ये दुनिया भर में या यूं कि ये भारत में भी अब ज्ञान होना शुरू हो गया था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जहां पे पॉपुलेशन जिस देश में बढ़नी शुरू हो जाती थी, वहां पे हमारी जो बेसिक चीजें हैं उसको लेके रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को जो परेशानी होती थी, उस परेशानी को बड़ी स्क्रीन पे दिखाया गया था। हमारी जो जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हमारी होती है, उसी के आसपास मनोज कुमार ने इस कहानी को लिखा था। और बड़ी मजेदार इस फिल्म की कहानी थी जो लोगों ने इतनी पसंद की कि उस साल की सबसे बड़ी ये फिल्म बन गई। और कहानी एक ऐसे स्ट्रगलिंग इंसान की थी, यानी कि मनोज कुमार की थी, जिनके पिताजी के रिटायरमेंट होने के बाद दिल्ली में परिवार का इन पर थोड़ा बोझ पड़ जाता है। इनके 2 भाई है और एक बहन है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। और हालांकि खुद ये ग्रेजुएट है, लेकिन ये एक पेड सिंगर के तौर पे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जहां पे कभी कभी आपको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इनकी एक
गर्लफ्रेंड है, जीनत अमान वो बनी है। और फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। घर में तंगी की वजह से अमिताभ बच्चन जो उनके भाई होते हैं वो थोड़ा बुरी आदतों में फंस जाते हैं, घर पे लड़ाई होती है, फिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, छोटा भाई पढ़ रहा होता है। तो वो स्ट्रगल का वो जमाना वहाँ पे दिखाया गया है। और इस बीच इस कहानी में एंटर होते हैं शशि कपूर जो कि एक अमीर घर के इंसान है, और मुलाकात होती है जीनत अमान की उनके साथ, और जीनत अमान उनकी शोहरत, उनका पैसा, उस तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो जो एंगल है अलग अलग इस फिल्म में दिखाए गए हैं, और कुल मिला के बड़ा ये स्ट्रगलिंग फेज है, कैसे ये स्ट्रगलिंग फैमिली इन सारी चीज़ों को से निकलती है। एक एक पॉजिटिविटी इस फिल्म में दिखाई गई है। मौसमी चटर्जी इस फिल्म में है जो कि अलग से किस तरीके से कभी कभी इंसान जो है वो इतना मजबूर हो जाता है, और जैसे उनकी मजबूरी का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तो उस फिल्म में वो दिखाया गया था। तो फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छे इस फिल्म के गाने बने थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, संतोष आनंद ने उन गानों को लिखा था। बहुत ही कमाल के गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं। एक गाना तो बड़ा लोगों ने बड़ा पसंद किया था, मैं ना भूलूंगा, या फिर मनोज कुमार साहब पे एक गाना फिल्माया गया था, और नहीं बस और नहीं, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए। ये जो गाना है एक्चुअल में इस फिल्म में ये मौसमी चटर्जी पे फिल्माया जाना था, और हुआ ये कि इस फिल्मिंग के दौरान मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी, वो मां बनने वाली थी। तो फिर ये गाना जीनत अमान पे फिल्माया गया था। और बड़े इंटरेस्टिंग इस फिल्म के काफ़ी सारे किस्से हैं। कहते हैं कि स्मिता पाटिल को इस फिल्म में लेना चाहते थे मनोज कुमार साहब, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पाई, तो उनकी जगह पे आई थी जीनत अमान। मैंने 1974 में तो उस फिल्म को नहीं देखा था, और कभी जब हम फिर मिड 80s में शिमला में हमारे बहुत सारे थिएटर थे जहाँ पे पुरानी फिल्में आती थी। मे बी 85, 86, 87 में शायद मैंने इस फिल्म को देखा था। और जब मैंने इस फिल्म को देखा था तो मैं जीनत अमान की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। हम ये सोचते थे इतने खूबसूरत लोग भी इस दुनिया में होते हैं। तो जो गाना था मैं ना भूलूंगा, बड़ा मेरा फेवरेट गाना था। मुकेश का मैं भगत रहा हूँ छोटा सा जब था, और इस गीत को गुनगुनाता भी था, और आज मैं आपको सुनाऊंगा भी। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में उमर बह जानी है। जो घड़ी जिएंगे, जो घड़ी जिएंगे वही रह जानी है। बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से
और ट्यून इंडिया रेडियो पे दोस्तों मैं हूं राजेश ठाकुर आपके रेडियो क्लासिक शो के साथ, और आज मैं आपको सुना रहा हूं 1974 की कहानी। 1974 में ऑस्ट्रेलिया में हमारे रोड साइन बदल दिए गए थे। 1974 से पहले हमारे इंपीरियल रोड साइन हुआ करते थे और उसके बाद ये बदल दिए गए थे मीट्रिक्स में, यानी कि पहले हमारे यहाँ पे माइल्स हुआ करते थे और 1974 अब हम किलोमीटर्स में अपने रोड साइन आपको दिखाते हैं। और वहीं पे 1974 में ऑस्ट्रेलिया का पहला क्रेडिट कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका नाम रखा गया था बैंक कार्ड। 1974 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ल्ड कप में अपनी फुटबॉल की अपीयरेंस की थी। 1974 फीफा वर्ल्ड कप जो कि खेला गया था उसी साल, और इस कप को वेस्ट जर्मनी में खेला गया था। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया उस साल दुनिया भर में बड़ी कठिनाइयां आई थी। भारत में भी उस साल एक बहुत खतरनाक महामारी फैली थी, स्मॉल पॉक्स। 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही खतरनाक ये महामारी, और दुनिया से इस बीमारी को मिटाने में 3 और साल लग गए थे। जनवरी से लेके मई के महीने में इस साल लगभग 15,000 लोगों का देहांत हुआ था भारत में, और ये ज्यादातर बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहुत खतरनाक बना था। और जिन लोगों को ये बीमारी हुई थी, बीमारी से अगर बच गए थे तो उन्हें आगे आने वाले जीवन में बड़ी परेशानियां हुई थी। या तो उनकी दिखने की शक्ति खत्म हो गई थी, या शरीर के दूसरे अंगों पे बड़ा असर पड़ा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 61,482 केसेस हुए थे, और एक ही अनुमान है कि 1974 में स्मॉल पॉक्स के दुनिया भर में जितने केसेस हुए थे 86% सिर्फ भारत में हुए थे। 1974 के खत्म होने तक, या यूं कहिए कि 1975 शुरुआत में, इस महामारी से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था और टारगेट 0 को सेट किया गया। और 24 मई 1975 भारत में आखिरी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि दुनिया से इस महामारी को खत्म होने में 5 और साल लग गए थे। एक अनुमान है कि 1980 में दुनिया को इस बीमारी से छुटकारा मिला। अच्छा दोस्तों, आइए एक बार फिर थोड़ा फिल्मी हुआ जाए, और एक और फिल्म के बारे में आपको बताता हूं जो साल लोगों ने बड़ी पसंद की थी। ये एक मसाला फिल्म थी, लेकिन वहीं पे जो हकीकत होता ना, समाज का चेहरा होती है हमारी फिल्म में। इस फिल्म के अंदर वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। एक ये करप्ट पॉलिटिशियंस की फिल्म थी। कहानी कुछ इस तरीके से थी। शशि कपूर इस फिल्म के मेन स्टार थे, उनके साथ साथ मुमताज असरानी, तरुण घोष, डैनी, मदन पुरी और कमल कपूर फिल्म की स्टार कास्ट थे। अब शशि कपूर एक पेशे से तो इंजीनियर है, लेकिन बड़ी अमीर घराने की लड़की से इनको मोहब्बत हो जाती है। रेखा वो बनी थी इस फिल्म में, लेकिन इनके जो अमीर पिताजी है वो नहीं चाहते कि किसी मामूली इंजीनियर से इनका ब्याह हो। तो वो चाहते थे कि इनके कोई जान पहचान के बड़े कोई करप्ट पॉलिटिशियन उनके बेटे से वो शादी करें। लेकिन जब पता चलता है कि इस तरीके से इनकी मोहब्बत चल रही है, तो कुछ इस तरीके से कहानी को आगे गढ़ा जाता है और शशि कपूर को झूठे केस में जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में इनकी 4 लोगों से मुलाकात होती है, और फिर वहां से प्लान करके जेल तोड़ के ये भागते हैं और फिर वापस आते हैं। और जिस तरीके से वो करप्ट पॉलिटिशियन चारों तरफ अपना करप्शन फैलाए होते हैं, उस करप्शन से ये उस एरिया को आज़ाद करते हैं। और अल्टीमेटली फिल्म में दिखाया गया था कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छा ही मिलता है, तो इनकी सज़ा कम कर दी जाती है। तो एक बड़ा मसालेदार फिल्म थी, लेकिन ये वो ज़माना था जब हमारी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। फिल्म के गाने बड़े ही मशहूर हुए थे। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, या फिर एक और गाना जो कि मुझे नहीं याद है कि ऐसी कोई शादी मैंने अटेंड की हो जहां पे गाना ना बजे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। और बाद में 90 के दशक में इस पर बहुत बड़ी फिल्म भी बनी थी, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैं गाना सुनाऊंगा वो इस फिल्म का गाना नहीं है। ये फिल्म का नाम है अजनबी, और ये गाना सुनिए। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी
हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। बहुत ही कमाल का गाना, बड़ा फेवरेट मेरा गाना है। अच्छा दोस्तों, 1974 की कुछ एक और बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर हम देखते हैं 1974 में, तो आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने ब्रिटेन के अंदर, ये उनका अपना ही अलग से एक झगड़ा चल रहा था, तो उस साल लंदन टावर पर और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दो वहाँ पे धमाके किए थे, जो कि इतिहास में दर्ज है। और वहीं पे इतिहास में दर्ज है बड़ा जाना माना एक केस जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा है। ये वाटरगेट स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 74 से 2 साल पहले 1972 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और कहानी सारी ये हुई थी कि
किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जबकि वो सेकेंड टर्म जीत के आए थे, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ पे इनकी जो अपोजिशन की पार्टी है, जो भी अपोनेंट इनके थे, वहाँ पे कुछ सबोटाज का और कुछ उस तरीके से बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ के केसेस थे, इंक्लूडिंग एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन भी थी जो कि ये साबित करता था कि उन्हें इस बात का ज्ञान था। हालांकि निक्सन ने उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को रिलीज करने से इनकार कर दिया था और इससे पहले कि उनका कांग्रेस में ट्रायल हो, उनका इम्पीचमेंट हो, कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि शायद उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस पद से रिजाइन करेंगे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन लिया था और बड़ा जाना माना करप्शन का ये एक मामला भी था। अच्छा, उस साल भारत में एक और बड़ी जबरदस्त बात हुई थी और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये जाना जाता है, जो कि एक निकनेम था इस ऑपरेशन के लिए। और भारत ने ये एक सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 18 मई 1974 को भारत के आर्मी बेस पोखरन टेस्ट रेंज में, जो कि राजस्थान के नज़दीक है, इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे और बड़े जाने माने भारत के कुछ जनरल्स भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये एक सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत छठा ऐसा देश बना था जो कि 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके बाहर ये कोई ऐसा देश बना था जिसने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इस टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जो समय की भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक बड़ा जाना माना 1974 का एक किस्सा है जो कि दर्ज है। अच्छा दोस्तों, उस साल दुनिया में यूपीएस का भी इस्तेमाल किया गया था। 26 जून को 1974 द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये पहला प्रोडक्ट स्कैन किया गया था। ये च्युइंगम जो कि मार्श सुपरमार्केट ओहियो में है, वहाँ पे ये पहली बार स्कैन किया गया था। आजकल जो है वो जब कभी भी आप जाते हैं मार्केट में तो सारी चीज़ें स्कैन की जाती है, लेकिन 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वहीं पे 1974 माल्टा ने भी अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था। अच्छा दोस्तों, एक और फिल्म है, उस फिल्म का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगा। हालांकि ये उस साल की ये टॉप 10 फिल्मों में नहीं आती है, लेकिन बहुत ही कमाल की ये फिल्म है। फिल्म का नाम है दोस्तों कोरा कागज़। 1974 में तो मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जब हम अपने यूनिवर्सिटी में थे, ये लेट 80s में अर्ली 90s में, तो यूनिवर्सिटी में हमारे नया नवेला एक थिएटर बना था। उस थिएटर में ये फिल्म हमें दिखाई गई थी। तो उस फिल्म को हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरिल में देखा था, मुझे याद है। बहुत ही कमाल की ये फिल्म है और बड़ा इसका जो कहानी है, अनिल गांगुली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। विजय आनंद, जय बच्चन, A.K. हंगल और अचला सचदेवा इस फिल्म की स्टार कास्ट थी। कहानी बड़ी ही कमाल की थी और ये मिड 70s में एक तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे कभी कभी रिश्ते हो जाते हैं, उन्हीं रिश्तों की का ताना बाना इस कहानी के अंदर गढ़ा गया था। कहानी कुछ इस तरीके से है कि 2 लड़का लड़की मिलते हैं मुंबई की बेस्ट बसेस पे, आपस में उनको मोहब्बत हो जाती है और प्यार हो जाता है, लेकिन जो लड़की की माँ है वो उसे बार बार ऐसा लगता है कि मेरा जो दामाद है उसकी सैलरी बड़ी कम है और वो अपनी बेटी को नई नई चीज़ें देती है, हमेशा उससे ये एहसास करवाती रहती है कि उसकी तनख्वाह बड़ी कम है। और अल्टीमेटली इस कड़वाहट में इन दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है और लड़की वापस अपने माँ बाप के पास आ जाती है। माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं कि ये लड़की की शादी कहीं और कर दे, लेकिन वो ये इस तरीके का पूरा इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कभी कभी हमारे रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में हम अपना अहम ऐसा बना लेते हैं कि अपना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत ही बढ़िया इस फिल्म के गाने थे, मेरे कुछ बड़े फेवरेट गाने हैं। गाना तो बिनाका गीतमाला में कई सालों तक वो नंबर 1 बना रहा। MJ हशमत ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और वो गाना अगर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा रहेगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो
का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। किशोर कुमार साहब की आवाज, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अच्छा दोस्तों, आइए जरा एक नजर दौड़ाते हैं उस साल जिन फिल्मों को अवार्ड मिले थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था राजेश खन्ना को, फिल्म का नाम था आविष्कार। हालांकि ये फिल्म टॉप 10 में कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बड़ा पसंद किया था। बहुत सारे जो उस जमाने के रसाले थे, इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार मिले थे। और ये राजेश खन्ना की एक जो पर्सनैलिटी जो उस जमाने में फिल्मी पर्दे पे होती थी, ऐसे हीरो की होती थी, बड़े जबरदस्त उनका अपना एक पर्सोना था। लेकिन इस फिल्म के अंदर वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से नजर आए थे। ये फिल्म भी एक रिश्तों की ही फिल्म थी और बड़ा उसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किस तरीके से गलतफहमियां हो जाती है, उसी बात को ये फिल्म दर्शाती है। तो इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जया बच्चन को, फिल्म का नाम कोरा कागज। बेस्ट फिल्म बासु चटर्जी की उस साल रही थी, फिल्म का नाम रजनीगंधा। रजनीगंधा का संगीत भी बड़ा ही कमाल का। एक गाना तो मेरा बड़ा फेवरेट है, आज मैंने गाना वो आपको नहीं सुनाया है, लेकिन मेरे जो टॉप के कुछ एक फेवरेट गाने हैं उसमें वो गाना है कई बार यूं भी देखा है, मुकेश की आवाज में। क्योंकि वो गाना मैं बहुत बार आपको पिछले काफी प्रोग्राम में सुना चुका हूं, तो आज मुझे मौका मिला है कि कुछ और गीतों को मैं आपको सुनाऊं। लेकिन उस साल की बेस्ट फिल्म रही थी रजनीगंधा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था मनोज कुमार साहब को, फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल विनोद खन्ना, फिल्म का नाम हाथ की सफाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल दुर्गा खोटे, फिल्म का नाम विदाई। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल महमूद साहब, फिल्म का नाम मर्दान। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम कोरा कागज। बेस्ट लिरिसिस्ट संतोष आनंद, रोटी कपड़ा और मकान, और गाना उन्होंने लिखा था मैं ना भूलूंगा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल महेंद्र कपूर, फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान, गाना था और नहीं बस और नहीं। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला था आशा भोसले को, गाना था चैन से कभी हमको तुमने रहने ना दिया, फिल्म का नाम प्राण जाए पर वचन ना जाए। अच्छा, ये मेरे बड़े फेवरेट गानों में एक गाना ये भी है, तो ये गाना जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि प्राण जाए पर वचन ना जाए कोई उस साल की बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन इसके कुछ एक गाने बड़े मशहूर हुए थे। और ओपी नैयर के ये
लगभग अपने आखिरी दिनों की फिल्में थी। 50 के दशक में बहुत ही कमाल का उन्होंने संगीत दिया था और उनका कुछ आशा जी के साथ रिलेशनशिप भी रहा था। कहते हैं कि इस फिल्म के दौरान होते आते आते तक इनका ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शायद आशा भोसले का आखिरी गाना था ओपी नैयर के लिए। इस गीत के लिए आशा जी को अवार्ड मिला था और ये गाना इस फिल्म की एल्बम का हिस्सा था। इस फिल्म में इस गाने को फिल्माया नहीं गया था, लेकिन बहुत ही कमाल का वो गाना है। और आइए दोस्तों, वही गीत मैं आपको सुनाता हूँ। आशा भोसले की आवाज, ओपी नैयर का संगीत और आशा जी और ओपी नैयर के रिश्तों के आखिरी मोड़ का ये गीत है। और क्या जबरदस्त ये गाना है। और 1974 का जो मेरा फेवरेट गाना है मैंने आखिर में आपके लिए रखा है। और ये गाना मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट गाने हैं उसमें कहीं बड़ा ऊपर ये गाना आता है। खैर, ये गाना मैं आपको बताता हूं, लेकिन उस साल 1974 में जो गाने रेडियो पे बड़े जबरदस्त बजे, बिना का गीतमाला उस जमाने का बड़ा मशहूर एक प्रोग्राम था, तो जिसका जो एनुअल लिस्ट बनता है कि कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, वो लिस्ट मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 गाना उस साल जो रेडियो पे बजा था दोस्तों, वो था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
किशोर कुमार की आवाज, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म का नाम कोरा कागज। दूसरे नंबर पर गाना जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आपकी कसम, आर.डी. बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा। और तीसरे नंबर पर गाना था झूठ बोले कौवा काटे। हालांकि ये फिल्म 1973 की थी, लेकिन एक साल बाद भी ये गाना बड़ा मशहूर हुआ। और चौथे नंबर पर गाना था गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा गाना। और पांचवें नंबर पर गाना था रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, यह भी 1973 की फिल्म, किशोर कुमार की आवाज। छठे नंबर पर गाना था पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फिल्म का नाम हाथ की सफाई, किशोर कुमार, हेमा मालिनी की आवाज। अच्छा, हेमा जी ने भी इसमें कुछ अपना शायद आवाज दी थी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा था। सातवें नंबर पर गाना था ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म का नाम चोर मचाए शोर, रविंदर जैन का संगीत, इंद्रजीत सिंह ने इस गाने को लिखा। और आठवें नंबर पर गाना था तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम हवस, उषा खन्ना का संगीत और सावन कुमार ने इस गाने को लिखा। और 10वें नंबर पर जो गीत उस साल था दोस्तों, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये भी 1973 की फिल्म यादों की बारात, आशा भोसले की आवाज़, आर.डी. बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। और दोस्तों, जो गाना मेरा टॉप फेवरेट है 1974 का, मेरा अपना मानना है कि मेरी जो 4-5 फेवरेट गाने हैं उनमें ये गाना आता है। और एक ऐसा गाना है जब आप इस गाने को सुनते हैं तो हम तो बैठ के आराम से इस गाने को सुन लेते हैं, क्योंकि गाना ये जिंदगी की हकीकत को कहता हुआ गाना है। और इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी के बड़े कमाल के गाने हैं और फिलॉसफी है, मेरा मानना है इस पे आप किताब या इस पे पूरी फिल्म भी बन सकती है, इतना जबरदस्त ये गाना लिखा है। आर.डी. बर्मन का संगीत है। आशा जी का मैं इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक बार उनकी और आर.डी. बर्मन की लड़ाई हो गई। आर.डी. बर्मन, इन्होंने आपस में बात करना छोड़ दिया था, तो काफी दिनों तक ये, जैसे होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है, बात नहीं करते हैं आप तो एक दिन कहते रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर ये लोग बैठे हुए थे और वहीं पे एक रेडियो पड़ा था और रेडियो पे ये गाना चल पड़ा। और ये गाना जैसे ही खत्म हुआ, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई भी करेंगे लेकिन आपस में कभी इस तरीके से झगड़ा नहीं करेंगे। दोस्तों, फिल्म का नाम है आपकी कसम और गाना है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, कभी नहीं आते। दोस्तों, ये गीत ऐसा ही कुछ है। फिल्म भी बड़ी कमाल की थी उस साल। रिश्तों की बड़े कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी हमारे रिश्ते हो जाते हैं, वैसी ही ये फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट फिल्म थी। राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, रहमान और असरानी ने इस फिल्म में काम किया था। जे ओम प्रकाश की ये डायरेक्टरल डेब्यू फिल्म थी। ये पहली बार एज ए डायरेक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और बहुत ही कमाल की इस फिल्म की कहानी थी। ये एक ऐसे हस्बैंड की कहानी है जो बड़ा शक्की होता है और बड़ा उसके अंदर ईर्ष्या बड़ी होती है और कहीं वो अपनी धर्मपत्नी पे वो शक करता है कि उसकी धर्मपत्नी और उसके दोस्त के बीच में रिश्ता चल रहा है और घर छोड़ के वो चले जाते हैं। इस बीच उन्हें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में उनकी धर्मपत्नी जो है उनका वो माँ बनने वाली है और वो उन्हीं से प्यार करती है। उनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं है किसी और से। और ये फिल्म हमें दिखाती है, बताती है कि कभी कभी हम जो है वो अपने मन के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं, बुन लेते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि दूसरे इंसान की कि जहन में क्या चल रहा है, और पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये भटक जाते हैं अपने रास्ते में, आखिर में दिखाते हैं बड़ा वो भिखारी बन गए हैं और मुमताज़ जो है अपनी बेटी का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है और उन्हीं की शादी में भिखारी के रूप में राजेश खन्ना वहाँ पे आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये फिल्म बनी थी। बड़े कमाल के इस फिल्म के गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं दोस्तों इस फिल्म के। जय जय शिव शंकर, जैसे मैंने आपको बताया, इस फिल्म का बहुत ही ज़बरदस्त ये गाना है, बड़ा मशहूर ये गाना है। करवटें बदलते रहें, इस गीत के साथ मैंने आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। पास नहीं आना, सुनो कहा सुना। और ये गाना दोस्तों जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते।
इसी के साथ दोस्तों 1974 चला गया है हमारी जिंदगी से, फिर वो नहीं आएगा, लेकिन उस साल की ये कहानी थी और इस गीत के साथ इस कहानी को मैं ख़त्म करता हूं और इस वादे के साथ कि बड़ा जल्दी आपके साथ फिर कोई रेडियो क्लासिक शो लेके आऊंगा, कोई और कहानी लेके आऊंगा। रेडियो क्लासिक शो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।